स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी ऑडियो कोश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेवाराम यात्री जी द्वारा लिखित कहानी टापू पर अकेले। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी टापू पर अकेले। दहलीज के बाहर दो चमरोधे जूते पड़े देखकर मैं आगंतुक के विषय में कोई स्पष्ट अनुमान नहीं लगा पाया। मैंने दूर तक सोचा पर मेरी स्मृति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उभरा जो ऐसे अनघड़ जूते पहनता हो। मैंने समझा कोई देहात का रिश्तेदार सरे राह इधर आ निकला है। उत्सुकतावश मैं कमरे में चला गया। पीतल की कमानी का चश्मा लगाए एक वयोवृद्ध सज्जन सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। पिंडलियों से ऊपर तक एक मोटी चादर बतौर धोती लपेटे हुए थे और लंबे चोंगे जैसा गाढ़े का कुर्ता पहने हुए थे। इतने मोटे छोटे लिबास के बावजूद उनका शरीर बहुत दुर्बल लग रहा था। पूरी देह में सिर्फ मस्तक देखने से ऐसा लगता था कि कभी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। मुझे सामने देखकर वह व्यस्तता से उठे और मुझे अपने आलिंगन में ले लिया। अपने स्नेह पास से मुक्त करने के बाद बहुत देर तक वह मेरी हथेलियों को स्नेह से दबाते रहे। उनकी आंखों में एक दर्दमंद और निश्चल मुस्कुराहट उभर पड़ी। कई क्षण निस्तब्धता में बीत गए। फिर वह स्वयं ही बोले, पहचाना नहीं? उस आवाज में दिल पर दस्तक देने वाली खरज इतनी उम्र बीत जाने पर भी समाप्त नहीं हुई थी। मेरे मुंह से अनायास निकला, महाशय जी? हाँ भाई, कहकर वह गहरी आत्मीयता से मुस्कुराते रहे। लगभग 30-32 वर्ष बीत चुके थे। उन्हें युगों बाद सामने देखकर मैं आश्चर्यचकित था। मैंने अपना अचरज दबाते हुए कहा, आपको पहचानना वाकई मुश्किल है। बदल भी तो कितना गए हैं इस बीच। मेरे शब्दों पर उन्होंने सहज भाव से कहा, बहुत कुछ बदल चुका है भाई। न जाने कितना कुछ तो अब ऐसा है जिसकी शायद शिनाख्त ही नहीं हो सकती। उनके शब्दों से जैसे एक बहुत दूर छूटी हुई पहचान ताजा हो रही थी। मेरी दृष्टि सफेद बालों से भरे उनके हाथों और जीर्ण कलाइयों पर अटकी हुई थी। ओह, वास्तव में चीजें अपनी पहचान खोती चली जा रही हैं। हालांकि शब्दों से मैंने यही व्यक्त किया था कि महाशय जी बहुत बदल गए हैं, पर सच्चाई का एक दूसरा पक्ष भी था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उनके शरीर और आकार में चाहे जो परिवर्तन दिख पड़ता हो, उनके लिबास और व्यवहार में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। वही गांव के जुलाहे की बुनी हुई चादर धोती का काम दे रही थी। वही ढीला ढाला मोटे गाढ़े का कुर्ता था। कोने में खड़ी लाठदार लाठी भी शायद कई दशक पुरानी थी। चेहरा बहुत कोशिश पर ही पकड़ में आता था, तथापि मुस्कुराहट आज भी बेलोस और रहमदिल थी। दांत घिसकर छोटे पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने महाशय जी का साथ नहीं छोड़ा था। प्रशस्त ललाट पर पड़ी रेखाएं एक लंबा इतिहास संजोए हुए थी। महाशय जी का यही परिचय देने के लिए मुझे सन 42 के तूफानी दौर में जाना पड़ेगा। मैं तब कुल जमा 10 वर्ष का बच्चा था। उन दिनों हम लोग गांव में ही रहा करते थे। मेरे बड़े भाई नहरबाई में मुलाजिम थे। हमारा लंबा चौड़ा परिवार एक किसान के मकान में आधा हिस्सा लेकर रहता था। महाशय जी स्वराजी थे और किसानों को मालगुजारी तथा आबपाशी का महसूल जमा करने से रोकते थे। फलस्वरूप गांव के गलियारों में बीहड़ दृश्य उपस्थित रहता था। मालगुजारी जमा न करने वाले किसानों के बर्तन भांडे, बैल और दीगर सामान कुर्क अमीन के सिपाही मकान के बाहर ला लाकर बेरहमी से इधर उधर पटकते थे। महाशय जी का प्रभाव उन अनपढ़ देहातियों पर कुछ कम नहीं था। वह लुट जाना बर्दाश्त कर जाते थे, मगर महाशय जी की बात नहीं टालते थे। किसानों की औरतें गलियों में बिखरी अपनी दुनिया को देखकर छातियां पीटकर पछाड़ खाती थी। बच्चे सहमे और धीरज खोकर बिलखते नजर आते थे, पर किसान कुर्क अमीन या उसके मातहत सिपाहियों की चिचोरी नहीं करते थे। ठीक इसी क्षण पता नहीं कहां से महाशय जी प्रकट हो जाते। वह किसानों, उनकी औरतों और बच्चों को अभय करते हुए कहते, श्रीमान अमीन साहेब, इंसाफ का कम से कम इतनी बेदर्दी से तो खून मत कीजिए।
जब इन लोगों को आपके आका जानवरों की तरह मेहनत मशक्कत कराकर भी सूखी रोटी मुहैया नहीं करा सकते तो उन्हें लगान वसूल करने का हक कहाँ बनता है। पहले आप अपनी सरकार से उन्हें रोटी कपड़ा दिलवाइए और फिर माल गुजारी का जिक्र कीजिए। भाई के सरकारी नौकर होने के कारण हमारे दरवाजे पर गांव के चौकीदार और मुखिया सभी क्षेत्र के थाना इंचार्ज तक की आवाजाही बनी रहती थी। अगस्त क्रांति के उन तूफानी दिनों में भी अंग्रेज बहादुर के ताबेदार बराबर कुछ न कुछ सूंघते चले आते थे। आसपास के सारे गांवों में महाशय जी घूम घूम कर आंदोलन की आग को भरपूर हवा दे रहे थे। किसानों को सरकार के विरुद्ध बहुत सफलता से उकसाया जा रहा था। किसी न किसी चौकी और थाने पर हर सुबह फिर तिरंगा फहरता दिखाई दे जाता था। और विचित्र बात यह थी कि महाशय जी पुलिस की पूरी सतर्कता के बावजूद पकड़ में नहीं आ रहे थे। कई दफे उनके घर पर रात को छापा पड़ा। खुफिया पुलिस के लोग भी गांवों में घूमते पाए गए, पर महाशय जी शासन के चौकन्नेपन को भेद कर अपना प्रचार बदसूरत करते रहे। महाशय जी के बार बार बच निकलने के पीछे एक रहस्य था। महाशय जी की धरपकड़ करने वाले पुलिस कर्मचारी सबसे पहले हमारे घर ही आते थे। उन्हें मेरे बड़े भाई साहब की सहायता पर पूरा विश्वास था। उनका अनुमान था कि सरकार के खैर ख्वाह मेरे भाई साहब महाशय जी की गतिविधियों पर गहरी नजर रखते होंगे और किसी दिन वाहवाही लूटने के ख्याल से उन्हें जरूर गिरफ्तार करवा देंगे। घर में सयाना बच्चा होने के कारण भाई ने मुझसे कह रखा था कि जैसे ही पुलिस हमारे दरवाजे पर दिखाई पड़े, छतों पर से होते हुए महाशय जी के घर में जाकर इत्तिला दे दिया करो और घर लौटाया करो। यह सिलसिला दिसंबर महीने तक सफलतापूर्वक चलता रहा। महाशय जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। एक राजपूत परिवार में जन्म लेने के कारण वह श्रेष्ठ और कुलीन माने जाते थे। दहकते तांबे के रंग की लंबी चौड़ी देह थी, कंधे बहुत मजबूत और खुला हुआ प्रशस्त ललाट देखने वाले को हठात अपनी ओर आकर्षित करता था। आंखों में बांधने वाली चुंबकीय शक्ति थी, लेकिन अपनी जाति की श्रेष्ठता से वह कभी अभिभूत नहीं होते थे, बल्कि जो कुछ वह करते थे उससे उनकी बिरादरी को सख्त तकलीफ होती थी। हरिजन जिन्हें गांव के सीमांत पर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, महाशय जी के परम स्नेही थे। उनकी ऊबड़ खाबड़ गलियों में वह उनके साथ लगकर सफाई किया करते थे। रात को हाथ में जलती लालटेन लटकाए वह गलियों से गुजरते दिखाई पड़ते थे और चवर टोली में जाकर रात्रि पाठशाला चलाते थे। ठाकुरों और हरिजनों में जब भी कोई तकरार होती थी, महाशय जी आगे आकर सिर फुटावल के अवसर बचा जाते थे। महाशय जी के माता पिता उन्हें बहुत छोटा छोड़कर मर गए थे। वह अपने एकमात्र चाचा के साथ रहा करते थे। उस जमाने में चाचा के बच्चे नाबालिग थे, इसीलिए चाचा महाशय जी से उम्मीद करते थे कि उन्हें खेत के काम में भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। दुनिया भर के दुख दर्द में डूब जाने से अपनी क्या भलाई होगी, महाशय जी के चाचा बड़बड़ाते रहते। लेकिन वह अपने भतीजे को प्यार भी बहुत करते थे। जाति बिरादरी वालों की आलोचना पर भी कभी कान नहीं देते थे। महाशय जी को सामाजिक राजनीतिक काम करने की उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। यह महाशय जी का ही प्रताप था कि उनकी प्रेरणा से गांव के छोटे छोटे बच्चे तक हाथों में रंग बिरंगी झंडियों और सरकंडों पर लिपटे पोस्टर लेकर गांव की गलियों में इकलास जिंदाबाद के नारे लगाते बेखूफ घूमते थे। गांव के मुखिया और चौकीदार का डराना धमकाना भी कोई काम नहीं आता था। दिसंबर के आखिरी दिन थे कि गांव की गलियों में एक सुबह शोर मचा। महाशय जी पकड़े गए, महाशय जी पकड़े गए। उनकी गिरफ्तारी से सारे वातावरण में सनसनी फैल गई। जिस समय पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर जाने वाली थी, सैकड़ों ग्रामीण उन्हें घेर कर खड़े हो गए। आंखें मलते हुए शीत में सिसियाते बच्चे तक पुलिस जीप के आसपास मंडराने लगे। वह दृश्य मेरी आंखों में आज फिर से उभर उठा, जब महाशय जी पुलिस अधिकारियों के बीच में खड़े होकर मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। वह तो उनके आसपास फटक ही नहीं सकता था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शानदार दावत में जा रहे हों। पैरों में लंबे चौड़े चमरोदे और कंधों पर खादी आश्रम का मोटा खुरदरा कंबल पड़ा था। महाशय जी पुलिस की गाड़ी में सवार होने को थे कि तभी उनके अधेड़ चाचा रस्सी में जकड़ा हुआ बिस्तर और खादी का एक झोला लिए आते दिखाई दिए।
झोले में महाशय जी के चाचा संभवतः कुछ खाने का सामान लाए थे। महाशय जी ने अपने चाचा जी के पैर छुए और पुलिस की गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी के पीछे खड़ी भीड़ को उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और इनकिलाब का नारा लगाया। इसी समय पुलिस की गाड़ी रजवाहे की पटरी पर धूल उड़ाती चल दी। इस घटना के बाद महाशय जी के जेल से छूटने और उसके बाद के राजनीतिक जीवन का इतिहास मुझे मालूम नहीं। बड़े भाई का तबादला कहीं और हो गया और मैं भी इधर उधर पढ़ता रहा। उनका वास्तविक नाम वैसे कुछ और ही था, इसीलिए स्वतंत्र भारत की राजनीति से जुड़े नामों में भी उनकी तलाश संभव नहीं थी। उन्हीं महाशय जी को इतने वर्षों के अंतराल पर अपने कमरे में देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे बहुत सी बातें एक साथ जानने की उत्सुकता हुई। सबसे पहले मैंने उनके घर परिवार के संबंध में पूछा। वे बतलाने लगे, चाचा को मरे हुए बहुत वक्त बीत गया। उनके लड़के खेती बाड़ी में लग गए हैं। मेरे हिस्से में जो जमीन थी उसमें से मैंने 20 बीघा ले ली है और 10 बीघा भूदान में दे दी है और बाकी में एक प्राइमरी स्कूल खोलकर अध्यापकों की रिहायश कर दी है। थोड़ी जमीन पर साग सब्जी हो जाती है, उसी में बच्चों के लिए एक छोटा सा मैदान भी निकल आया है। मैंने अपने मन में छिपी हुई जिज्ञासा बहुत मजाकिया लहजे में व्यक्त की। महाशय जी, आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। आपकी उपयोगिता तो किसी व्यापक क्षेत्र में थी। आप देश के किसी बड़ी योजना में क्यों नहीं लगे? इतने लंबे वक्त तक राजनीति में सक्रिय रहने के बाद आपको किसी देशव्यापी काम में लगना चाहिए था। महाशय जी के चेहरे पर क्षीण मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने व्यंग की शक्ल में व्यक्त की गई मेरी जिज्ञासा को अपनी सहजता से काट दिया। भैया, गांव देहात में भी काम की कमी तो है नहीं। कोरी, लोहार, बढ़ई और दूसरे कारीगरों के धंधे मरते जा रहे हैं। जिसे देखो शहर की तरफ भागा चला जा रहा है। मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि स्कूल में ही 13-14 साल की उम्र तक बच्चे कुछ हाथ का काम सीख जाएं। मैं आए दिन देखता हूँ कि किसानों के लड़के ऊंची डिग्रियां लेकर गांव में जाने से कतराते हैं और उन्हें शहर में 1000 धक्के खाकर भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। इन हालात में असंतोष बराबर बढ़ रहा है। पढ़ाई तो वही अच्छी है जो साथ ही साथ रोजगार में बदल जाए। यह क्या दीक्षा हुई जो अच्छे खासे जवान जहान आदमी को अपाहिज बना दे? मुझे महाशय जी के विचार बहुत स्पष्ट और दूरगामी लगे। मुझे एहसास हुआ कि वह राजनीति के मारक द्वंद्वों और सत्ता से बहुत दूर है। पद और प्रभुता का उन्हें गुमान तक नहीं है। महाशय जी उठकर खड़े हो गए और मेरा कंधा थपथपा कर बोले, अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। एक अखबार में तुम्हारा नाम और पता देखा था। बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी, सो चला आया। लिख पढ़ रहे हो, यह बड़ा पुनीत कार्य है। गांव के लोगों के लिए भी कुछ लिखना चाहिए। उन सबको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। कभी जल्दी ही अवसर निकाल कर गांव के लोगों से मिलने आना। क्या अपना बचपन तुम्हें कभी उन लोगों की याद नहीं दिलाता? उनके मुंह से एक ऐसी मनोहार भरी प्रतीक्षा की बात सुनकर मैं एकाएक संकुचित हो उठा। मुझे हया की अनुभूति हुई कि इतने लंबे अरसे में महाशय जी के बारे में कुछ जानने की कोशिश क्यों नहीं की। महाशय जी आज भी अपने वातावरण और भूमि से कितने सार्थक ढंग से जुड़े हुए हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हंसते हुए बोले, मिलना था सो आ गया। तुम्हें देखकर मन को बड़ा सुख मिला। अब चलता हूँ। तुम सपरिवार गांव आना और कुछ दिन ठहरना। महाशय जी जाने लगे तो मैंने उनके दुर्बल शरीर को ध्यान से देखा। एक वक्त था जब उनकी देह बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन हाँ, उनके कंधे आज भी सीधे और मजबूत थे। गर्दन उठी हुई थी। उन्नत ललाट पर जो भी रेखाएं थी उनमें पूरे युग का इतिहास अंकित था। सहसा मुझे उन अंधेरी रातों की याद आ गई जब वीरान गलियों में महाशय जी जलती लालटेन हाथ में उठाए निरक्षर किसानों और भूमिहीन मजदूरों को अक्षर ज्ञान देने जाया करते थे। मुझे लगा कि महाशय जी निर्जन टापू पर अकेले हैं, लेकिन उस वीराने को आबाद करने का संकल्प अभी भी उनके साथ है। धन्यवाद।